तो आज हम आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी रिवाइज सिलेबस जो बायोलॉजी का है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट लिविंग बीइंग, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग एंड द बायोडाइवर्सिटी। सो बच्चों, लिविंग बीइंग जो है वो क्या है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में ही डिसाइड कर लिया था कि लिविंग वो हैं जिनमें लाइफ होती है, लाइफ प्रोसेस होती है, मतलब जो ग्रोथ करते हैं, राइट, और जिनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, और कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस है, रिप्रोडक्शन है। तो ये जो प्रॉपर्टी जिनमें है वो लिविंग बीइंग में कंसिडर होगा। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? तो लिविंग बीइंग वो हैं जिनमें लाइफ या लाइफ प्रोसेस होती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है बेटा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म होगा तभी लिविंग है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लिविंग नहीं है। यानी ये लिविंग बीइंग की फीचर है, यानी मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, यानी मेटाबॉलिज्म लिविंग में 100% होगा ही होगा, इसलिए इसे बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। या आप ये बोल सकते हो कि जो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, इसको एनाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं आप, एनाबॉलिज्म। यानी कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का मतलब है बेटा कि सिंपल मटेरियल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाना। क्या करना? सिंपल मटेरियल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाना, ये है कंस्ट्रक्टिव, यानी कंस्ट्रक्ट करना, है ना। तो ये एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं इसे। और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का मीन है बेटा, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है इससे सिंपल मटेरियल बनाना। कॉम्प्लेक्स से क्या बनाना? सिंपल बनाना, यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक करना और क्या बनाना? सिंपल बनाना। इट मीन्स बच्चों कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो गया, एक एनाबॉलिज्म या कंस्ट्रक्टिव, एक कैटाबॉलिज्म या डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस, और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है बेटा, ये ध्यान रखना कि लिविंग की ये की प्रॉपर्टी है विदाउट एनी एक्सेप्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें आती है वो आती है बच्चों कॉन्शियसनेस या इरिटेबिलिटी, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, रेस्पॉन्ड करना, यानी हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम है बेटा, ठीक है, नर्व सिस्टम है, ठीक है। और नर्व सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इरिटेबिलिटी के लिए, रेस्पॉन्सिबल है कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है ना। रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, रेस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, कोई भी चेंजेज होता है उसके लिए रेस्पॉन्स करना ही क्या है? कॉन्शियसनेस है या इरिटेबिलिटी है। तो कॉन्शियसनेस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। ओके, देन आता है बच्चों सेल्यूलर स्ट्रक्चर। आपने सेल थ्योरी पढ़ा है, सेल थ्योरी में एक बात बोला गया था कि लिविंग वही है या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसी का हो सकता है, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव वही कर सकता है जिसमें सेल प्रेजेंट है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल इज द फंक्शनल यूनिट, ये तो पढ़ा है ना आपने। यानी वही लिविंग है, उसी लिविंग का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है जिसमें सेल प्रेजेंट है। तो लिविंग के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर होना कंपलसरी है, यानी जरूरी है। आप वायरस की बात करो, वायरस है, वायरस क्या है? ट्रू लिविंग नहीं है, वायरस नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। तो वायरस के अंदर ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर सेल एब्सेंट होती है, करेक्ट। कम से कम एक सेल स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आप बैक्टीरिया की बात करो, बैक्टीरिया लिविंग में कंसीडर होता है। बैक्टीरिया लिविंग में कंसीडर क्यों होता है? क्योंकि उसमें सेल प्रेजेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने के लिए सेल होना जरूरी है। सो बच्चों, हमने मेटाबॉलिज्म देखा, कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी देखी, सेलुलर स्ट्रक्चर, नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बताता हूँ बेटा, कई तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। दीज आर द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब समझिए कैसे कि बेटा अगर कोई यूनिसेलुलर है, यानी यूनिसेलुलर कौन होते हैं, जिनमें एक सेल होती है। तो यूनिसेलुलर है तो इनकी बॉडी में एक सेल है, तो इनकी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की। तो इनमें कौन सा लेवल हो जाएगा, सेलुलर लेवल हो जाएगा, यानी इनकी बॉडी का लेवल क्या हो गया, सेलुलर लेवल हो गया। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है बेटा, क्या है, मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर की बॉडी में क्या हो सकती है, या तो टिश्यू हो सकते हैं, उनकी पूरी बॉडी में टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है, केवल टिश्यू है, तो फिर इसकी बॉडी का लेवल क्या हो गया, टिश्यू लेवल हो गया। अगर उनकी बॉडी में टिश्यू के अलावा टिश्यू सिस्टम भी है, तो फिर उनकी बॉडी का लेवल क्या हो गया, टिश्यू सिस्टम। और अगर किसी की बॉडी में ऑर्गन सिस्टम भी है, तो उनकी बॉडी का लेवल क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन हमारी बॉडी में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है ना, तो हमारी बॉडी का लेवल क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। दिस इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। अब बेटा लिविंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। लिविंग, कोई भी लिविंग है उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जरूर होगा, चाहे वो सेल लेवल का हो, चाहे टिश्यू लेवल का हो, चाहे टिश्यू सिस्टम का हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम का हो, बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर है। इसीलिए इसी ऑर्गेनाइजेशन से वर्ड बना ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म वर्ड है, जो ऑर्गेनिज्म वर्ड अपन यूज करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से बना है ना। तो ड्यू टू सच ऑर्गेनाइजेशन लिविंग टर्म एज ऑर्गेनिज्म, इसीलिए लिविंग को ऑर्गेनिज्म वर्ड दिया गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, तो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिविंग की बॉडी का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए लिविंग को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इज दैट क्लियर। इसके बाद बच्चे आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है बच्चों कि बॉडी को रेगुलेट रखना, बॉडी को बैलेंस रखना। आउटर इन्वायरमेंट चेंज हो जाए लेकिन बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, यानी रेगुलेशन हो, है ना। जैसे कि हमारी, मैं ह्यूमन की बात कर लेता हूँ, ह्यूमन होम्योस्टेसिस बिहेवियर शो करता है ह्यूमन। तो होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ कि विंटर में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लेकिन क्या हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कम होता है, नहीं, वो तो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहेगा। समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो जाता है, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, नहीं, हमारी बॉडी का तो क्या रहता है, रेगुलेट रहता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमारे अंदर होम्योस्टेसिस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ बच्चों। ग्रोथ भी लिविंग की प्रॉपर्टी है, लेकिन बच्चों इसमें ध्यान रखना, ये एक साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रोथ दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ और एक इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब बाहर और इंटरनल ग्रोथ मतलब अंदर। एक्सटर्नल ग्रोथ तो लिविंग में भी हो सकती है, नॉन लिविंग में भी हो सकती है। जैसे कि एक बेटा रेत का टीला है, मिट्टी का, है ना, मिट्टी का एक टीला है, तो उस पर नई मिट्टी आती गई इधर उधर से हवा के साथ, और वो टीला थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, यानी एक्सटर्नल ग्रोथ तो उसमें भी हो गई। तो एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग में भी हो सकती है, नॉन लिविंग में भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, इंटरनल ग्रोथ है, ध्यान रखना, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ केवल लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। राइट बच्चों। इसके बाद आता है बेटा रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी, आप जानते हैं। मूवमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या चीज़ है बच्चों, एडेप्टेशन क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब देखो इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, आपने देखा 10th में भी पढ़ा था कि इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, ये डार्विन ने कहा था। तो एडेप्टेशन का मतलब है कि अपने आप को फिट रखने के लिए ऑर्गेनिज्म जो चेंजेज करता है, जो सूटेबल चेंजेज करता है अपने आप को फिट करने के लिए, उसी को एडेप्टेशन कहा जाता है। सूटेबल चेंजेज करना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसी को एडेप्टेशन कहा जाता है ना। इसके लिए ऑर्गेनिज्म या तो अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज करता है, यानी अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करता है, या अपने बिहेवियर में चेंज करता है अपने आप को फिट करने के लिए, या फिर बेटा वो अपने मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजी के अंदर चेंज करता है, मेटाबॉलिज्म में चेंज करता है।
बताओ समझ आई ये बात। तो या तो मॉर्फोलॉजी में चेंज, या बिहेवियर में चेंज, या मेटाबॉलिज्म में चेंज करता है अपने आप को फिट रखने के लिए, ये एडेप्टेशन होगा। इसके बाद वेरिएशन आती है बेटा। वेरिएशन, कोई भी लिविंग है तो वो क्या है, अब मैंने अभी बताया था कि इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो वो अपने अंदर भी क्या करता है, चेंजेस करता है, इसी को अपन वेरिएशन कहते हैं। कोई भी लिविंग होता है बेटा, उसका एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है, ठीक है ना, उसका एक लाइफ स्पेन होता है, वो इमॉर्टल नहीं है ना। तो अब उसकी लाइफ के जो पार्ट होते हैं, बर्थ के बाद ग्रोथ के बाद मैच्योरेशन होना, मैच्योरेशन के बाद एजिंग आएगा, बुढ़ापा आएगा बेटा, है ना, और एजिंग के बाद फाइनली डेथ आ जाएगी। इज दैट क्लियर। सो बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरेशन, एजिंग और डेथ, इसको क्रम में ध्यान रखना। पहले बर्थ, फिर ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरेशन, फिर एजिंग और फिर डेथ। सो ये ऑल आर द पार्ट ऑफ लाइफ स्पेन, यानी बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पूरा साइकिल है, इसको लाइफ स्पेन कहा जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। अब बेटा ध्यान रखना आप, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, ये तीनों की प्रॉपर्टी है लिविंग की। कौन कौन सी, दोबारा बोलो, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इंटरनल ग्रोथ आर द की प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। इज दैट क्लियर, समझ आ गया एकदम अच्छे से, ओके। तो ये आज हमने लिविंग बीइंग के बारे में देखा, लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा। नेक्स्ट देखिए, अब अपन देखते हैं बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या चीज होती है बेटा, डाइवर्सिटी, डाइवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट। तो बेटा आप देखिए कि आपने प्लांट्स की बात की, आपने एनिमल्स की बात की, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की, क्या ये सारे एक जैसे होते हैं? नहीं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट काइंड के प्लांट, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मतलब लिविंग, लिविंग की बायो मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट, यानी डिफरेंट काइंड के लिविंग है, इसी को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ईच वन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। वेरिएबिलिटी प्रेजेंट अमंग इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी ये जो वेरिएबिलिटी है इंडिविजुअल्स के बीच में, ये कम्युनिटीज़ के बीच में, इकोसिस्टम के बीच में जो ये वेरिएबिलिटी है, जो डिफरेंस है, इसी को अपन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड में बच्चों आपको बायोडाइवर्सिटी को जानना है अगर आपको, तो आप सीधा बताना डिफरेंट काइंड के लिविंग होते हैं, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बच्चों करंट एस्टिमेशन ये कहता है कि आज तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड साइंटिफिकली हो चुकी है। यानी साइंटिफिकली 1.7 से 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी की स्टडी हो गई है। 1.7 मिलियन इज अ ऑथेंटिक डाटा, ठीक है ना। तो ये जो है आपको पता होगा बेटा कि इसकी जो स्टडी है, ये पूरा रिपोर्ट है, वो IUCN जो है वो करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। तो IUCN जो है वो पूरी डाइवर्सिटी की स्टडी का डाटा प्रोवाइड करवाता है। तो करंट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 1.7 मिलियन जो है वो स्पीसीज आइडेंटिफाइड हो चुकी है, साइंटिफिकली क्लासिफाइड भी हो गई है। इनमें से 1.2 मिलियन एनिमल है और 0.45 मिलियन प्लांट है, यानी 1.2 मिलियन एनिमल और 0.5 मिलियन प्लांट। अब यहाँ पर बच्चों दो क्वेश्चन बनने चाहिए आपके दिमाग में, और नहीं बन रहे तो हम बताते हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ था, यानी इस पृथ्वी पर जो ओरिजिन हो रहा था, तो जो फर्स्ट ओरिजिन जिसका हुआ था वो था प्लांट। सबसे पहले प्लांट बने थे। जब इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहले कौन बने थे? प्लांट बने थे। फर्स्ट ओरिजिन प्लांट का, ये बच्चों ध्यान रखना। और आज अगर डाइवर्सिटी को देखा जाए तो प्लांट की डाइवर्सिटी कम है, किसके कंपैरेटिव? एनिमल के कंपैरेटिव। एनिमल की कितनी थी? 1.2 मिलियन, और प्लांट की कितनी है? 0.5 मिलियन। तो एक क्वेश्चन है, आपके NCERT भी क्वेश्चन पूछ रहे कि प्लांट की इतनी कम डाइवर्सिटी क्यों है? उसका कारण है बेटा कि जो एनिमल हैं, एनिमल में एक तो नर्व सिस्टम होता है। एनिमल में क्या होता है? नर्व सिस्टम होता है। तो नर्व सिस्टम क्या करता है? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है रेस्पॉन्स करता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है, बैलेंस में हेल्प करता है नर्व सिस्टम। ये एनिमल में होता है।
दूसरी बात कि एनिमल क्या होते हैं, अगर विपरीत परिस्थिति आ गई तो वो माइग्रेट भी हो सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, माइग्रेशन भी कर सकते हैं। जबकि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर नो स्पेसिफिक नर्व सिस्टम, यानी नर्व सिस्टम भी नहीं है इनमें, ठीक है। और दूसरी बात, प्लांट माइग्रेशन भी नहीं कर सकते, नो माइग्रेशन। तो अगर विपरीत परिस्थिति आ गई तो उनको वहीं पे रहना पड़ेगा और वहीं वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये दो बड़े रीज़न समझ आते हैं प्लांट की कम डाइवर्सिटी होने का, राइट बेटा। 15,000 ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो रहे हैं एवरी ईयर, यानी 15,000 ऑर्गेनिज्म अभी भी एवरी ईयर डिस्कवर हो रहे हैं। तो डाइवर्सिटी की स्टडी अभी भी चल रही है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, वो इक्वेटर या ट्रॉपिकल जोन में मिलती है, ठीक है ना। और सबसे कम डाइवर्सिटी जो है वो पोलर एरिया में या टेम्परेट एरिया में मिलती है। इज इट क्लियर। तो ज़्यादा कहाँ मिलती है, इक्वेटर या ट्रॉपिकल में, और कम कहाँ मिलती है, पोलर या टेम्परेट एरिया में मिलती है। अब तक जो मोस्ट ऑफ डाइवर्सिटी स्टडी हुई है वो टेम्परेट एरिया की हुई है, और टेम्परेट एरिया में डाइवर्सिटी क्या है, कम है। इसका मतलब डाइवर्सिटी का भी बहुत सारा पार्ट स्टडी करना बाकी है, और वो बहुत सारा पार्ट कहाँ पड़ा है, ट्रॉपिकल एरिया में पड़ा है। यानी अभी तक जो डाइवर्सिटी स्टडी हुई है वो तो बहुत कम स्टडी हुई है, क्योंकि डाइवर्सिटी कौन से एरिया की स्टडी हुई है, टेम्परेट की, और टेम्परेट में तो डाइवर्सिटी क्या है, कम है। और अभी डाइवर्सिटी स्टडी होना बाकी किसकी है, ट्रॉपिकल की, और ट्रॉपिकल की डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, यानी डाइवर्सिटी का बहुत पार्ट अभी स्टडी होना बाकी है। सिस्टेमैटिक्स क्या है बच्चों, ये सिस्टेमैटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करती है, यानी बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने वाली ब्रांच को सिस्टेमैटिक्स कहा जाता है। और ये जो सिस्टेमैटिक्स वर्ड था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था बच्चों, ध्यान रखना है। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने ये वर्ड दिया था, ठीक है बेटा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने वाली ब्रांच क्या है, सिस्टेमैटिक्स। इज दैट क्लियर। अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर ये आपने यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ा दिया लार्जेस्ट लोएस्ट वाला, तो इसको देखते हैं। देखो बेटा कि अगर हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये अर्थ है, यहाँ इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहाँ 23 एंड 1/2 पर ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, 23 एंड 1/2 पर ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ भी 23 एंड 1/2 पे ट्रॉपिकल रीजन है, और ये वाला टेम्परेट रीजन आ गया और ये पोल रीजन है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपने अर्थ का सिचुएशन देखा होगा, यानी इस तरह से यहाँ पर अपन देखते हैं, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये ट्रॉपिकल रीजन है 23 1/2 पर, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये टेम्परेट रीजन है, ये वाला टेम्परेट रीजन। अब अगर हम सन की बात करें बेटा, तो सन की डायरेक्ट लाइट कहाँ आती है, इक्वेटर और ट्रॉपिकल पर आती है, और इधर नॉर्थ पोल और या टेम्परेट की तरफ इधर लाइट क्या आती है, कम आती है। तो बेटा जहाँ सनलाइट कम है, ये देखिए यहाँ पर सनलाइट क्या है, कम है, तो सनलाइट कम कहाँ है, पोल और टेम्परेट पर है, और सनलाइट कम कहाँ है, पोल और टेम्परेट पर। लेकिन सनलाइट ज़्यादा कहाँ है, वो इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है, इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है। तो अब आप देखिए बच्चों कि जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही होगी, वहाँ पर रेनफॉल भी अच्छा होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, ठीक है। दोनों बातें, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। यहाँ का क्लाइमेट भी कांस्टेंट रहेगा, क्लाइमेट में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, तो क्लाइमेट भी कांस्टेंट रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं कम आएगी, ठीक है। तो जहाँ खाने को अच्छा है, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन अच्छा है, क्लाइमेट कांस्टेंट है, रेनफॉल अच्छा है, टेम्परेचर भी आइडियल है, तो ऐसी स्थिति में बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ सूटेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ट्रॉपिकल या इक्वेटर जोन है वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों कि इसकी पोल एरिया की, यानी पोलर एरिया या टेम्परेट एरिया की, इसकी बात करें तो यहाँ पर सनलाइट मैंने बताया था कम आती है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम है, नीचे निशान का मतलब कम है, प्रोडक्टिविटी भी कम है, रेनफॉल भी कम रहेगा यहाँ पर, है ना।
क्लाइमेट में यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है बेटा, क्लाइमेट में चेंज बहुत ज़्यादा है। तो एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा चेंज है क्लाइमेट में, तो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट ही नहीं हो पाते, वो अडेप्ट होते हैं इतने में क्लाइमेट चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पॉपुलेशन जो है वो अनस्टेबल पॉपुलेशन यहाँ पर मिलेगी आपको, अनस्टेबल पॉपुलेशन होगी यहाँ पर, है ना, वो क्योंकि वो क्लाइमेट में चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो अनस्टेबल पॉपुलेशन होगी। इस कारण यहाँ पर डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि लोवेस्ट डाइवर्सिटी पोलर एरिया और टेम्परेट एरिया की है। इज दैट क्लियर? और अब तक जो डाइवर्सिटी ज़्यादा डाइवर्सिटी स्टडी हुई है पोलर या टेम्परेट एरिया की हुई है, और अभी भी जो है वो ट्रॉपिकल एरिया की डाइवर्सिटी स्टडी होना बाकी है। यानी डाइवर्सिटी का बहुत सारा पार्ट अभी स्टडी होना बाकी है। तो आज की क्लास आपको समझ आई होगी बच्चे, ठीक है। कल अपन इसके क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।